नमस्कार, आप सभी कैसे हैं मेरे भाइयों। आप हमें उम्मीद है कि आप लोग आईवेस सीरीज़ का जो कि अच्छे से मज़े ले रहे होंगे और अपने दिमाग में आप एक एक क्वेश्चन को आंसर के रूप में कंटेंट को धंसा भी रहे होंगे। ठीक है, तो मेरे भाई अभी आईवेस सीरीज़ का जो कि हमारा ये फोर्थ जो कि टेस्ट सीरीज़ है, ठीक, और फोर्थ टेस्ट सीरीज़ में हम लोग ऐसे ही तड़कता भड़कता क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आगामी परीक्षाओं को देखते हुए हम लोग अच्छे से तैयारी करेंगे, तभी जाके हम लोग सफल हो पाएंगे। और जीएस का बहुत बड़ा रोल है, और जीएस का रोल इतना बड़ा है मेरे भाई कि हम लोग सोच नहीं सकते। जो भाई ये सोचते होगे ना कि यार जीएस तो हम लोग याद कर लेंगे, मेरे भाई जीएस इतना आसान नहीं कि याद कर ले पाओगे। हाँ, जितना हम लोग सोचते हैं उतना आसान है। मेरी थिंकिंग ऐसी है मेरे भाई, अगर आपकी पॉजिटिव थिंकिंग तो आपको याद हो जाएगा, अगर नहीं रहेगा तो नहीं याद हो पाएगा, सीधी सी बात है। ठीक, तो मैं कहता हूं कि आईवेस सीरीज के अंतर्गत आपको सभी एक से अच्छे कंटेंट जो कि प्राप्त होंगे। ठीक है, और सभी जीएस के संबंधी जितनी भी एग्जाम्स हैं आपको उसमें यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा जीएस में, मैं कहता हूं। ठीक है, तो आपके साथ चलिए हम लोग सीरीज गड़साए करते हैं। आज का फोर्थ सीरीज हमारा आईवेस सीरीज का, ठीक है, यानी चौथा टेस्ट हमारा शुरुआत होने वाला है। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है मेरे भाई कि निम्नलिखित, शुरू करते हैं मेरे भाई, ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताइए। ठीक है, यही पूछा है कि कौन सा कालानुक्रम सही है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की भारत छोड़ो आंदोलन की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की साइमन कमीशन। इसका मतलब आपको समझ में आया? कहने का से है कि जो चार चीज़ आपको ऑप्शन में दिया है तो मतलब कि पहले दूसरे तीसरे मतलब घटना, मतलब पहले से अभी तक का घटना आपको बताना है, कालाक्रम बताना है। ठीक है, तो चलिए क्या बात है, समझ में आ गई? ठीक है, अब बड़ा ध्यान समझो कि मेरे भाई द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। ठीक है, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। ठीक है, तृतीय पूछे सर 1932 में हुआ था। ठीक ठीक, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन सर कब हुआ था? 1942 में हुआ था। कब हुआ था सर? 1942 में हुआ था। ठीक है, 8 दिसंबर या 8 अगस्त या 9 अगस्त है 1942 को ये भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करूं सर तो 28 दिसंबर की बात है। ठीक है, 1885। ठीक है, और साइमन कमीशन रिपोर्ट की अगर बात करूं मेरे भाई तो 1930। तो यार ये बताओ आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले देखो कि सबसे पहला डेट कब होगा। तो देखो यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम ने किया था। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम ने किया था। ठीक है, उसके बाद इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। किसे? हर्मिट ऑफ शिमला के हम लोग नाम से जानते हैं ए.ओ. ह्यूम को। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुआ था पहला। ठीक, तो इसमें देखो यार पहला इसमें किस कोई है? तीसरा देख लो, इसमें ऑप्शन तीसरा नंबर। ठीक है, तो तीसरा इसमें दिख गया, देखो इसमें पहला तीसरा दिख गया ना। ठीक है, दूसरी चीज देखो कि उसके बाद कब हुआ सर? 1930 साइमन कमीशन रिपोर्ट। आप देख लो कि मैं बताऊं कि भारत में मैं बताऊं कि भारत में साइमन कमीशन कब आया। ठीक है, साइमन कमीशन की मैं बात करूं कि भारत में साइमन कमीशन कब आया तो 1928 में। ठीक है, 1928 में। अगर ब्रिटेन में बात करूं कि ब्रिटेन में इसकी स्थापना कब किया गया साइमन कमीशन की तो 1927 में ब्रिटेन में था। ब्रिटेन से भारत में 28 में आया। फिर रिपोर्ट कब जारी हुआ सर? 1930 में। 1930 में। तो सर ये दूसरा हुआ। ठीक है, तो क्या इसमें दूसरा है? इसमें नहीं है ना मेरे भाई। आगे देखो, बड़ा अच्छे से देखिएगा। तो देखो आपका क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहला। ठीक है, फिर साइमन कमीशन मेरा दूसरा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब तीसरा समझो, इसके बाद क्या होगा सर? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये हमारा क्या हुआ? तीसरा। तो पहला, दूसरा और इधर हुआ तीसरा। ठीक है, और उसके बाद बचा क्या है सर? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन ये हो गया हमारा चौथा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देख लो, ये पहला स्थान पे हुआ, ये दूसरे स्थान पे हुआ। ठीक है, ये तीसरे स्थान पे हुआ और ये चौथे स्थान पे हुआ। आप देख सकते हो, आप ये देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो पहला, दूसरा, ठीक है, तीसरा और चौथा। ठीक है, पहला और देख लो यहाँ पे चौथा, यहाँ पे देखो पहला चौथा, फिर यहाँ पे देख लो। ठीक है,
फिर यहाँ पे देख लो, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये मेरे भाई यहाँ पे ए तीसरा देख लो, यहाँ पे तीसरा है, तीसरा ए स्थान पे हो गया, चौथा हमारे ए स्थान पे। अब ऑप्शन आपके सामने है, आप बता सकते हो, ऑप्शन आपके सामने है, बता सकते हो कि नहीं कि सर पहले कौन हुआ। तो सर पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ, दूसरा साइमन कमीशन, तीसरा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और चौथा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, आप ऑप्शन मार चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए, अब ऑप्शन में आप लोग समझ में चुके होंगे सर ऑप्शन कौन सही है। सर ऑप्शन तो आपको सर डैमेज नहीं, कोई दिक्कत नहीं, डैमेज कहाँ है सर, तीसरा इसमें स्थान है सर, तीसरा इसमें से स्थान है कि नहीं। ठीक है, तीसरा देखो इसमें से है कि नहीं, तीसरा सर, हाँ तीसरा है सर। ठीक है, तीसरे के बाद चौथा है कि नहीं सर, हाँ सर चौथा है। चौथे के बाद पहला है कि नहीं सर, हाँ पहला है। पहले के बाद फिर दूसरा है कि नहीं सर, हाँ दूसरा है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा सर, बी फॉर बनाना हमारा राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ठीक, लूसी ब्रांच का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। यार मेरे भाई गजब का क्वेश्चन है, लूसी ब्रांच पूछ रहा है कि किस खेल से संबंधित है। ठीक है, लूसी ब्रांच, तो आपके सामने ऑप्शन है सर फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट या बास्केटबॉल। जल्द बताएं। तो मेरे भाई लूसी जो ब्रांच है ये है संबंधित किससे, आपका फुटबॉल से। किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा कहाँ पे खेला जाता है, आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि जो लूसी ब्रांच है फुटबॉल ये किस दो देशों के बीच में खेला जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है। यार गजब की क्वेश्चन है, योग का वर्णन निम्नलिखित किस वेद में किया गया है। तो देखो हमारा 4 वेद है, ऋग्वेद, ठीक है, सामवेद, यजुर्वेद और हमारा अथर्ववेद, 4 वेद हो गए ना। ठीक है, 4 वेद में से योग का बात किया है। तो योग की जितनी मेरे भाई योग की बात है, तो योग का जो वर्णन किया गया वो ऋग्वेद में किया गया। किसमें किया गया है सर, ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में 1000 जो आपका 28 क्या है मेरे भाई, ये मंत्र है। ठीक है, उसके बाद आपका इसमें सूक्तियाँ हैं, 1030 सूक्तियाँ हैं इसमें। ठीक, दूसरी बात बड़ा ध्यान समझिएगा कि योग का जो वर्णन था ये पतंजलि, आप नाम सुने होंगे पतंजलि। ठीक है, पतंजलि मार्केट में बहुत सी सामानें पतंजलि की मिलती है और बड़ा ही क्या होता है दावा ठोकते हैं, बाबा रामदेव बड़ा दावा ठोकते हैं इस पे। ठीक है, कि पतंजलि की हर एक सामान एकदम जो कि परफेक्ट है, उससे खाने से आपका हेल्थ एकदम भरपूर बना रहेगा। तो मेरे भाई जो हम लोग घर का आटा खाते हैं तो अशुद्ध तो होती नहीं, लेकिन पतंजलि दावा ठोकता है कि आप आटा घर का छोड़कर आप मार्केट का पतंजलि खरीद के खाओ। ठीक है, तेल पतंजलि खाओ, चावल खाओ, घी खाओ, सब कुछ है पतंजलि का, जो आप मार्केट में पहुंचो सब कुछ है आपके उपलब्ध है। ठीक है, तो योग दर्शन का किस शुरुआत, मतलब योग दर्शन का जो कि स्थापना कौन किया था, पतंजलि। ठीक है, कब किया था सर, लगभग 2 शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। ठीक है, ईसा पूर्व की बात है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य है। देखो भाई एकदम गजब का क्वेश्चन है, बाल गंगाधर द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने है डॉन ऑफ द वेदास, द ओरियन, द यंग इंडिया, ठीक है, द कॉल टू यंग इंडिया, यही पूछा है। साहित्यिक कार्य मतलब इन्होंने साहित्यिक लिखा है। ठीक है, तो पहले ये जान लो कि इनका जो बाल गंगाधर तिलक है, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, भारत का बेदास बादशाह भी कहते हैं, भारत का बेतास बादशाह भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और इन्हें लोकमान्य भी कहते हैं, लोकमान्य तिलक भी कहते हैं। इनकी एक पत्रिका है मेरे भाई, इनकी एक पत्रिका है, इनकी 2 पत्रिका है। एक तो मेरे भाई पहला है द मराठा, ठीक है, द मराठा याद रखिएगा, और एक मराठी में लिखा गया है एक पत्रिका जिसका नाम है केसरी। ठीक है, केसरी याद रखिएगा। ठीक, बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। और उसके बाद बाल गंगाधर तिलक इनका एक है आर्कटिक होम जो इन्होंने लिखा है, एक है इनका आर्कटिक होम, ठीक है, आर्कटिक होम। इनकी एक प्रसिद्ध जो कि एक और इनकी लिखी गई पुस्तक है, हमें आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं एक चीज़ आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो केसरी पत्रिका इन्होंने बताया था। तो यार इन्होंने क्या लिखा था, द ओरियन, ठीक है, ओरायन कहिए, ओरियन, द ओरायन इनका साहित्यिक कार्य है, प्रमुख साहित्यिक कार्य है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी फॉर बनाना। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं मेरे भाई।
भारत और नेपाल के मध्य विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए है? यार एकदम गजब क्वेश्चन है। भारत के भूगोल, अगर मेरे भाई अगर आप देखिए क्वेश्चन में बताऊं कि अगर आप भारत के भूगोल संबंधित कोई भी टॉपिक से आप प्लेलिस्ट में जाओ एकलव्य इंस्टीट्यूट के, उस प्लेलिस्ट में जाने के बाद भारत के भूगोल के सभी कंटेंट आपको मिलेंगे और बड़े विस्तार और डीपेस्ट तरीके से मिलेंगे। मैं बताऊं कि आपको यूपीएससी तक का काम करने वाला है, मैं एक दावा करता हूं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि भारत और नेपाल के बीच में जो विवाद क्षेत्र है, ठीक है, वो ऑप्शन आपके सामने है। तो कौन सा है? पहला बनबसा, काला पानी, जोगबनिया, रुपई डीहा। जल्द बताएं। ठीक है, तो मेरे भाई देखो भारत और नेपाल के बीच में जो विवाद क्षेत्र बना है वो काला पानी का है। ठीक है, आप सर कहोगे सर काला पानी तो अंडमान निकोबार में जेल है जहाँ पे लोग उम्र कैद मर जाते हैं, तो सर वो काला पानी ये नहीं है। ठीक है, काला पानी एक तो काला पानी आपका जो है मेरे भाई ना, काला पानी जो एक काला पानी है वो कहाँ है? ये अंडमान में है। ठीक है, अंडमान निकोबार में है। ठीक है, यहाँ पे इंसान के जाने के बाद दुनिया खत्म हो जाती है, बड़ा ध्यान रखना। तो ये काला पानी जो है ना मेरे भाई उत्तराखंड में है। कहाँ है? ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, इसके लिए क्या है? भारत और नेपाल के बीच विवाद क्षेत्र का ये बना हुआ है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं हम लोग। ठीक है, चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र के कितने मुख्य निकाय या समितियां हैं? यार मेरे भाई से पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी समितियां हैं, कितने भाग हैं इसके। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है 7 या 8 या 6 या 5। जल्द बताएं। ठीक है, हाँ चलो भाई देखो भाई, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की पहले बात जाना कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र जो संघ है इसकी स्थापना सर 1945 में किया गया है। कब किया गया सर? 1945 में इसकी स्थापना किया है। ठीक है, उसके बाद सर इसका जो मुख्यालय बनाया गया सर, इसका मुख्यालय द हेग कहाँ है सर? ये न्यूयॉर्क में है। ठीक है, ये न्यूयॉर्क में स्थित है और न्यूयॉर्क में स्थित है इसका मुख्यालय। और ये सर ना एक द्वीप है जिसका नाम है मैनहट्टन। क्या नाम है? मैनहट्टन ये द्वीप है और इसी मैनहट्टन द्वीप पे ये 39 मंजिला पूरा बनाया गया है अपना संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरी बात समझो, इसके कुल प्रमुख कितने भाग हैं मेरे भाई? कुल अंग है, समितियां हैं 6। कितने हैं? 6। ठीक है, सर कौन कौन से इसके हैं? एक तो यार जान लो मेरे भाई महासभा की याद कर लो मेरे भाई। ठीक है, दूसरा आप ले लो भाई न्याय परिषद की बात कर लो मेरे भाई। ठीक है, न्याय परिषद की बात कर लो। ठीक है, और महासभा हो गया, न्याय परिषद, सुरक्षा परिषद की बात कर लो मेरे भैया। ठीक है, सुरक्षा परिषद की बात कर लो। ठीक, सुरक्षा परिषद की बात कर लो। फिर उसके बाद आप अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात कर लो, न्यायालय की बात कर लो। ठीक है, उसके बाद आपका 5वां है मेरे भाई आर्थिक व सामाजिक। ठीक है, आर्थिक व सामाजिक समितियों के बारे में बात कर लो मेरे भाई। ठीक है, आर्थिक व सामाजिक। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, आप देखो 6 नंबर हमारा क्या है सर? आर्थिक व सामाजिक हो गया। उसके बाद आप कहेंगे सर सचिवालय। क्या? सचिवालय। ठीक है, सचिवालय की बात करूं, ठीक है, तो देखो 6 महासभा, न्याय परिषद, सुरक्षा पे, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक और सामाजिक संगठन और उसके बाद सचिवालय। ये इसके कुल 6 अंग हो गए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा सर? हमारा राइट आंसर हमारा 6 होगा और सी फॉर कैट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगले क्वेश्चन की चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? यार गजब की क्वेश्चन है पॉलिटिकल की। ठीक है, चलो ऑप्शन आप देखो, भारत के राष्ट्रपति की, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की, भारत के मुख्य न्यायाधीश। जल्द बताएं। भारत के राष्ट्रपति की, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन करता है? तो यार भाई जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है ना सर, वो भारत के राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। सर जो आर्टिकल आपका है, आर्टिकल की बात करूं मैं, आर्टिकल 75(1) की मैं बात करूं, इसमें राष्ट्रपति क्या करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई ध्यान रखना कि भारत के नियंत्रक महालेखा जो है, ये आर्टिकल की बात करूँ, ये आर्टिकल आपका 148 के अंतर्गत है। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत? ठीक है,
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त पहले कौन बनाया गया था? सुकुमार सेन, याद रखना मेरे भाई, सुकुमार सेन ये पहले आयुक्त बनाए गए थे, ठीक है, याद रखना। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए फॉर एप्पल हमारा एकदम राइट आंसर है। अच्छा, अनुच्छेद आपका आर्टिकल जो है आपका 76 की बात करूँ तो इसमें दिया गया है सर महान्यायवादी की बात किया गया है, न्यायवादी की बात किया गया है, ठीक है, जिसे भारत का कानून बनाने का अधिकार दिया गया, लेकिन संसद में बोलने का अधिकार, ठीक है, दिया गया, लेकिन किसी विषय पे पर्सनल नहीं दिया गया है। बोल सकता है सर, वो बैठ सकता है, ठीक है, बोल सकता है, ठीक है। चलिए बात समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद है? यार गजब के क्वेश्चन है। आपने पूछा है कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, ठीक है, कितने मंडल हैं। तो यार मेरे भाई आप सर 18 कि 22 कि 28 या 14 जल्द बताएं कि कितने मंडल हैं उत्तर प्रदेश में। तो यार भाई कुल 18 मंडल है। कितने मंडल हैं? कुल 18 मंडल हैं, ठीक है, कुल कितने मंडल है? 18 मंडल। देखो मैं आपको बता सकता हूं, ठीक है, आगरा, ठीक है, अलीगढ़, 18 मंडल। अलीगढ़ की बात करूं, आगरा, अलीगढ़, ठीक है। तीसरा आजमगढ़ की बात करूं, आजमगढ़ की बात करूं, ठीक है, समझ में आ रहा है? आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, और उसके बाद मेरे भाई आपका प्रयागराज की बात करूं, ठीक है, और आपका 5वां नंबर हो गया सर कानपुर की बात करूं, ठीक है, कानपुर का बात करूं। फिर उसके बाद सर मैं गोरखपुर की बात करूं, ठीक है, गोरखपुर की बात करूं, ठीक है। उसके बाद सर मैं चित्रकूट की बात करता हूं, ठीक है, चित्रकूट की बात करता हूं। फिर उसके बाद सर हम झांसी की बात करता हूं, किसकी सर? झांसी की बात करता हूं सर। फिर मेरा अयोध्या है सर, क्या? अयोध्या की बात करता हूं, श्री राम नगरी की बात करता हूं सर। 10वां नंबर अयोध्या के बाद सर आप ले लो सर मेरठ की बात कर लो, किसका? जो गुड़ के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है, मेरठ की बात करता हूं। देख लो एकदम 18 मंडल मैं आपको बता रहा हूं, 18 मंडल, आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, चित्रकूट, झांसी, अयोध्या, मेरठ, ठीक है सर। उसके बाद सर आपका मुरादाबाद ले लो सर, ठीक है, मुरादाबाद ले लो, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा रेज करता हूँ, ठीक है, चलो यहाँ थोड़ा सा ले लो, ठीक है, मुरादाबाद, ठीक है, मुरादाबाद ले लो, ठीक है, कि 10-11 हो गए सर, अब 12 ले लो सर, मुरादाबाद हो गया सर, बागपत ले लो, बागपत ले लो, ठीक है। उसके बाद आप ले लो बस्ती को ले लो, ठीक है, बस्ती को ले लो। उसके बाद आप लखनऊ को ले लो, ठीक है, लखनऊ को ले लो, लखनऊ। अब देखो 11 12 ये 13 हो गया, ये 14 हो गया, और ये मेरे भाई 15 ले लो। सहारनपुर का ले लो, ठीक है, सहारन, ठीक है, सहारनपुर का ले लो। फिर आपका 16 जो कि किसका ले लो? देवी पाटन का ले लो, ठीक है, देवी पाटन ले लो, ठीक है। और उसके बाद मेरे भाई आप मिर्ज़ापुर को ले लो, किसको ले लो? मिर्ज़ापुर को ले लो, ठीक है। तो देखो भाई कुल 18 हो गए, आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, चित्रकूट, झांसी, अयोध्या, मेरठ, मुरादाबाद, बागपत, बस्ती, लखनऊ, सहारनपुर, देवी पाटन, मिर्ज़ापुर। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो थोड़ा सा, अच्छा इधर देख लो, ठीक है, आओ अब समझ में आया, थोड़ा सा देख लो। आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, चित्रकूट, झांसी, अयोध्या, मेरठ, मुरादाबाद, ठीक है, बागपत, बस्ती, लखनऊ, सहारनपुर, देवी पाटन, मिर्ज़ापुर, ठीक है। ये हमारे कुल 18 मंडल हो गए, 18 मंडल। तो यार उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है? कुल 18 मंडल है। क्या बात समझ में आया है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? तो कुल 18, हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए फॉर एप्पल हमारा, ठीक है, थोड़ा सा ये भाग रहा है, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, हमारा राइट आंसर ए फॉर एप्पल हमारा राइट आंसर है। कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे क्यों चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बढ़ाया जाए। भारत के निम्नलिखित में से किस स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था? यानी इसका कहने का अर्थ जानते हो क्या है कि महात्मा गांधी ने कहाँ से नमक या मतलब नमक आंदोलन की शुरुआत किया था, किस स्थान से? ऑप्शन आपके सामने है, भावनगर डांडी से, कि जूनागढ़ से डांडी, कि राजकोट से डांडी, कि अहमदाबाद से डांडी। जल्द बताए मेरे भाई। चलो मैं बताऊं कि नमक जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करूं, 1930 की बात है मेरे भाई। अहमदाबाद से डांडी की यात्रा इन्होंने किया था। अहमदाबाद कहाँ है सर? ये है गुजरात में। कहाँ है सर? ये गुजरात में, ठीक है। अब मैं बताऊं कि 12 मार्च का वो समय था, 12 मार्च 1930 का वो समय था, 1930 ईस्वी का समय था, जो उन्होंने अहमदाबाद की बात करूँ, अहमदाबाद की,
अहमदाबाद के साबरमती, कहाँ से मेरे भाई, साबरमती, ठीक है, साबरमती नदी के तट से, ठीक है, नदी के तट से वहाँ से इन्होंने क्या किया था, नमक आंदोलन, ठीक है, इन्होंने नमक आंदोलन की क्या किया था, शुरुआत किया था। फिर जाकर 6 अप्रैल की मैं बात करूं मेरे भाई, इन्होंने 6 अप्रैल 1930 को ये गुजरात के, कहाँ पे, ये गुजरात के, ठीक है, दांडी नामक स्थान पे, कहाँ पे, गुजरात के दांडी नामक स्थान पे पहुंचकर इन्होंने क्या किया था, हाथ में नमक लेकर, इन्होंने नमक लेकर नमक कानून को तोड़ा था, ठीक है, ठीक है, गुजरात के दांडी नामक स्थान में पहुंचकर नमक में हाथ लेकर इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। तो यार यही इन्होंने पूछा है कि कहाँ से इन्होंने शुरुआत किया था, तो अहमदाबाद से शुरुआत किया था, दांडी 6 अप्रैल में पहुंच गया रहे महात्मा गांधी। ये जो बुढ़े थे हमारे महात्मा गांधी मेरे भाई, राष्ट्रपिता जिन्हें कहा जाता है, ठीक है, इन्होंने कभी भी मतलब हिंसात्मक तरीके से कभी भारत को आज़ाद करने का उनके अंदर थिंकिंग ही नहीं आया। जब भी आया अहिंसा परमो धर्म की बात ही उन्होंने किया, ठीक है। आप सोच लो कि जब इन्होंने लगभग सोचो ये इतना मतलब कि 12 मार्च से लेकर अप्रैल तक ये पैदल ही चलते लगे, 284 किलोमीटर पैदल चल दिए, सॉरी 84 किलोमीटर ये पैदल चल दिए, 200 नहीं, ठीक है। आप सोचो इतने लोग इनके साथ गए थे, क्यों, क्योंकि भारत में नमक उत्पादन को मतलब कि जो भारतीय उत्पादन कर रहे थे अंग्रेजों ने उस पर रोक लगा दिया था, ठीक है, और महात्मा गांधी पहुंचे से तोड़ दिए, ठीक। तो यार हमारा क्वेश्चन जो है सबसे अच्छा क्वेश्चन माना गया है अभी तक का, हमारा राइट आंसर हमारा डी फॉर डाक होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो शुरुआत करते हैं, अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, ठीक। ये देखो एकदम गजब की क्वेश्चन है। तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुआ था। ये देखो अमीर खुसरो पैदा हुआ था, तोता ए हिंद, तोतिए ए हिंद भी कहा जाता है इन्हें हम लोग मेरे भाई, तोतिए ए हिंद के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। और जो मेरे भाई अमीर खुसरो है, निजामुद्दीन औलिया का नाम आप सुने होंगे, ठीक है, निजामुद्दीन, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया का नाम आप लोग सुने होंगे, इनके गुरुजी थे। और ये मेरे भाई उर्दू के ये पिता कहलाते हैं, ठीक है, उर्दू के पिता अमीर खुसरो कहलाते हैं। और इनकी जो पैदाइश हुआ था वो पटियाली में हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे भाई, पटियाली में इनकी पैदाइश हुआ था। और पटियाली जो है उत्तर प्रदेश के कासगंज की बात है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के कासगंज में ये पटियाली पड़ती है और इनका जन्म यहीं पे हुआ था, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ध्वनि का इकाई है। आप देखो भाई गजब का क्वेश्चन है एकदम, कि ध्वनि का इकाई पूछ रहा है। ऑप्शन आपके साथ कैलोरी, एम्पियर, डेसिबल, वोल्ट, जल्द बताएं, ठीक है। आप देखो मैं बताऊं कि ध्वनि का जो इकाई होता है डेसिबल होता है। क्या होता है, डेसिबल। और डेसिबल से ही ध्वनि, कोई भी ध्वनि हो डेसिबल से ही मापा जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। विद्युत का एम्पियर किसका होता है, एम्पियर का सही मात्रा क्या होता है मेरे भाई, विद्युत, ठीक है, विद्युत प्रवाह याद रखिएगा, ठीक है। वोल्ट किसका होता है, कैलोरी किसका होता है, कैलोरी खाद्य पदार्थ में जिसको नापा जाता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ये हमारा अच्छा सी यहाँ है, बी यहाँ है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा सी होगा, सी एकदम राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं मेरे भाई, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, यही पूछा है, नहीं दिख रहा है, नहीं देखो यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। और मेरे भाई हम लोग अचानक करते क्या हैं कि पढ़ते हैं क्वेश्चन वहाँ जरूर, लेकिन होता है कि नहीं दिखता ही नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो ये बताओ काली मिट्टी कि लेटराइट मिट्टी कि पीट मिट्टी कि जलोढ़ मिट्टी, जल्द बताएं कि कौन नहीं है। तो देखो भाई काली मिट्टी का मतलब समझते हो, आप जब दक्कन के पठार में जाओगे, कहाँ पे, दक्कन का जब पठार में जाओगे, और दक्कन का पठार कहाँ है मेरे भाई, दक्कन का पठार है महाराष्ट्र में, कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। और जहाँ महाराष्ट्र में, तो दक्कन का पठार का निर्माण हुआ कैसे था, तो सर प्राचीन काल में ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ था, ठीक है। तो ज्वालामुखी के उद्गार से होगा तो आग के बाद राख निकलती है, और राख कैसी होती है, काली होती है, और काली मिट्टी का निर्माण महाराष्ट्र में है, यानी ये सही है, ठीक है। लेटराइट मिट्टी का है सर, लेटराइट मिट्टी तो सर तमिलनाडु में, अपने मिट्टी के बारे में बताया भी था। सर जलोढ़ मिट्टी का है, उत्तर भारत में जलोढ़ मिट्टी है, सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है, ठीक है। लेकिन सर पीट मृदा क्या गुजरात में पाई जाती है, नहीं सर, पीट मृदा आपके जैसे कि बिहार के उत्तर वाले क्षेत्र में पाई जाती है, झारखंड के आपके पूर्व वाले क्षेत्र में पाई जाती है,
सर तमिलनाडु के तट पे पाई जाती है सर, और उड़ीसा के भी तट पे पाई जाती है सर, ठीक है। उसके बाद केरल के भी तट पे पाई जाती है। यानी ये दलदली क्षेत्रों में पाया जाने वाला, कहाँ, दलदलीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला पीठ मृदा है सर। गुजरात नहीं हो सकता, ठीक है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। किम्बरले हीरा खनन क्षेत्र किस देश में स्थित है? यार गजब का क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे किम्बरले खान भी पूछता तो कोई दिक्कत नहीं, शब्द वही बोल रहा है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है कि दक्षिण अफ्रीका, कि नाइजीरिया, कि अफगानिस्तान, की ब्राज़ील। जल्द बताएं कि किम्बरले खनन कहाँ स्थित है। हीरे की सबसे बड़ी खान है और वो कहाँ स्थित है, ठीक है, बताएं। चलो आप बताओ मेरे भाई, किम्बरले जो आपकी खान है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ये आपका क्या है भाई, मैप है, ठीक है। ये आपका क्या है, आपका मैप है, ठीक है। और यहीं पे आपका दक्षिण अफ्रीका है, और दक्षिण अफ्रीका के आपको दिखेंगे यहीं पे किम्बरले खान है, ठीक है। किम्बरले खान है दक्षिण अफ्रीका में, तो मेरे भाई राइट आंसर हमारा क्या होगा, दक्षिण अफ्रीका हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। लेकिन किम्बरले किसके लिए है सर, किम्बरले उत्पादन की दृष्टि से, किसके, उत्पादन के, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। जल्द बताएं। तो मैं बताऊं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आपसे पूछे मेरे भाई, तो सॉरी, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो आपका बोत्सवाना वाला क्षेत्र होगा, उत्पादन की दृष्टि पूछे तो किम्बरले दक्षिण अफ्रीका वाला क्षेत्र होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो बोत्सवाना में एक है ओरापी, जो ये भी हीरे की सबसे बड़ी खान है बोत्सवाना में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भाई इसमें पूछ रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। गजब का क्वेश्चन आपके सामने है। 1900 ईस्वी की, यहाँ देखो ईस्वी लगा लो, ठीक ठीक, 1900 ईस्वी की, 1906 ईस्वी, ठीक है, 1905 ईस्वी की, 1912 ईस्वी, ठीक है, 1902 ईस्वी। चलिए भाई जल्दी बताएं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मेरे भाई मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा आगा, ठीक है, आगा खा, और ये पहले हैं, और दूसरा का नाम है सलीमुल्लाह। क्या नाम है मेरे भाई, सलीमुल्लाह, ठीक है, सलीमुल्लाह। ये दोनों मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना किया था सर। और कब किया था सर, 1906 में किया था। कब किया सर, 1906 में इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना किया था, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगले क्वेश्चन की चलते हैं मेरे भैया, ठीक है। प्रसिद्ध पारसी त्योहार नवरोज प्रवर्तन किसने किया था? ये देखो एकदम गजब का मेड्यूल का आपका है कि प्रसिद्ध पारसी त्योहार नवरोज का परिवर्तन किसने किया था, पारसी त्योहार मनाने का, ठीक है, परिवर्तन किसने किया था? तो यार अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, कि इल्तुतमिश ने, कि फिरोज तुगलक, की बलबन ने, किसने किया था मेरे भाई? आप जल्द बताएं, आपके सामने ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। चलो देखो प्रसिद्ध, अगर पारसी की बात करूं तो आप देखोगे कि गुलाम वंश जब धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और इल्तुतमिश का जो गुलाम होता है वो होता है बलबन। इल्तुतमिश के गुलाम का क्या नाम होता है मेरे भाई? जो इल्तुतमिश का गुलाम होता है उसका नाम है मेरे भाई बलबन नाम है, ठीक है। इन्होंने लौह रक्त वाली नियम अपनाया था, ये लौह रक्त वाली नियम अपनाया था। 1296 की बात करूं, 1296 गद्दी पे बैठा था, याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और समझो, बलबन ने सिजदा पाबोस चलवाया था, सिजदा, ठीक है, और पाबोस की प्रथा चलवाया था। अच्छा कैसे सर चलवाया था? इन्होंने क्या किया था कि जो इल्तुतमिश द्वारा जो 40 लोगों का एक संगठन बनाया गया था, ठीक है, उसे नष्ट करके इन्होंने क्या, सीधा पाबोस जो कि चला दिया था। तो यार हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा बलबन होगा, याद रखिएगा। और बलबन मेरे भाई अपने पूरे दरबार में फारसी, ठीक है, फारसी तरीके से एकदम सजावट किया था, ठीक है, यानी ये फारसी दरबार, ज़्यादातर फारसी दरबारी इसके रहते थे, ठीक। तो हमारा राइट आंसर डी फॉर डाग होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? यार बताओ, एकदम जबरदस्त बायोलॉजी क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। विटामिन डी से कौन सा बच्चों में और वयस्क दोनों बताना है आपको, ठीक है। तो देखो भाई बेरी किसके, या पैलाग्रा, या रिकेट्स, या स्कर्वी, जल्द बताएं। अगर आप पढ़े होगे तो आंसर मार दिए होगे। देखो विटामिन डी कमी से एक चीज़ जान लेना, विटामिन डी यानी आयरन कमी से। आयरन जब बच्चों में कमी है तो बच्चों को क्या होता है, सूखा रोग होता है। क्या होता है, सूखा रोग। तो मेरे भाई सूखा रोग को ही रिकेट्स करते हैं, क्या कहते हैं। और इसका कैल्सीफेरॉल, इसका जो कि इसका मेरे भाई कैल्सीफेरॉल, इसका जो कि रासायनिक नाम है, याद रखिएगा, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। तो विटामिन डी कमी से रिकेट्स होता है। और बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, याद रखना। अगर हम लोग ज़्यादा मक्का खाने लगेंगे तो बेरी रोग हो जाता है,
ठीक है। अब मेरे भाई आप ऑप्शन में आप कमेंट बॉक्स में बताना कि पेलाग्रा रोग किसके वजह से होता है। स्कर्वी जो होता है वह सी की कमी से, याद रखना स्कर्वी इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन सी का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। और एक चीज़ और समझो, विटामिन डी की बात करूं, अगर वयस्क में बात करूं कि सर वयस्क में कौन सा रोग होता है विटामिन डी के, ऑस्टियोमलेसिस नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है, ऑस्टियोमलेसिस, ठीक है, मलेसिस, ये ऑस्टियोमलेसिस रोग है जो वयस्क में विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। और विटामिन डी की कमी से बच्चों की बात करूं सर तो रिकेट्स का, और रिकेट्स का मतलब होता है सर सूखा रोग। क्या होता है सर? सूखा रोग। और इससे क्या होते हैं, बच्चे सूखने लगते हैं, आँख उख धंसने लगते हैं, पीलापन पड़ने लगता है बच्चों के शरीर में, पीलापन लक्षण दिखने लगता है। और पीलापन का लक्षण इसलिए दिखता है सर उसमें ब्लड की कमी होती है। क्या होती है सर? ब्लड की कमी होती है। लोग दवा कराते हैं तो कितने लोग झाड़ फूक कराते हैं, ठीक है। तो चलिए हमारा राइट आंसर हमारा सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता है लागू किया गया था? याद रखना कि भारत किस राज्य में समान नागरिक संहिता है। ऑप्शन आपके सामने है मेघालय, केरल, हरियाणा या गोवा। जल्द बताएं मेरे भाई कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता है। तो यार ये जान रखना कि समान नागरिक संहिता जो है हमारे नीति निर्देशक तत्व, तो आप लोग नाम सुने होंगे। क्या मेरे भाई यहाँ पे देखो, ठीक है, नीति निदेशक तत्व का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है। नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत जो कि मुस्लिम इसका विरोध करते हैं समान नागरिक संहिता का। और हमारे मेरे भाई आर्टिकल की बात करूं, आर्टिकल 44 में ये समान नागरिक संहिता या आचार संहिता, ठीक है, समान नागरिक संहिता का हो या आचार संहिता, ये लागू किया गया था गोवा में। कहाँ पे? गोवा में। हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी फॉर डॉग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक है। मांसपेशी व अस्थियों को जोड़ने को कहते हैं। यार गजब की क्वेश्चन है। मांसपेशी व अस्थियां, अगर हमारा जैसे हाथ है, कलाई है, ठीक है, हड्डी जुड़ा, हड्डी से फिर मांस जुड़ जाए, उस जोड़ने को क्या कहते हैं? यही पूछ रहा है ना, ठीक है। तो यार लिगामेंट कहते हैं कि टेंडन कहते हैं कि इंकस कहते हैं कि मलेसिस कहते हैं? जल्द बताएं, ठीक है। चलो अब बड़ा ध्यान समझो, मांसपेशी अस्थियों को जोड़ता कौन है मेरे भाई? टेंडन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। अगर मांसपेशी अस्थियां जुड़ रही है तो उसको कहते हैं टेंडन। अगर मेरे भाई दूसरी बात अगर मैं बात करूं कि अगर अस्थि जुड़ रही है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं सर? लिगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं सर? लिगामेंट कहते हैं। और सर मांसपेशी से अस्थियां जुड़ रही सर टेंडन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन है? यार एकदम सरल क्वेश्चन है, एकदम जान लो, ठीक है, एकदम नॉर्मल मलाई मक्खन की तरह क्वेश्चन हुआ एकदम। देख लो भाई, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने शुक्र है कि बुध है कि मंगल है कि अरुण। आप देखो ए सूर्य है, ठीक है। देख लो यहाँ पे मैं सूर्य बना रहा हूँ, एकदम देखो गजब का सूर्य बन गए हैं, ठीक है। देख लो ये सूर्य है, ठीक है। आप देखो 1 2 3 4, ठीक है, उसके बाद 5 6 7, ठीक है। थोड़ा सा देख लो इधर देख लो, ठीक है, 1 8। तो पहला है आपका बुध, ठीक है। दूसरा आपका क्या है? शुक्र। पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी बाद मंगल बाद शनि, बृहस्पति, फिर अरुण, फिर वरुण की बात है। तो ये बताओ पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? आपका अगर पूछे तो शुक्र है। आपका क्या है? शुक्र। पृथ्वी के जुड़वा बहन भी कहा जाती है शुक्र को। भोर का तारा, सांझ का तारा, सितारा कुल शुक्र को ही कहा जाता है। सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र को ही कहा जाता है। कुकर ग्रह भी आपका शुक्र को ही कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? देखो भाई अंगूर की खेती आमतौर पे क्या कही जाती है? जैसे साइंस का जो कि नाम है, ठीक है, तो वही पूछा है आपके कि सेरीकल्चर, कि एविकल्चर, कि मोरिकल्चर, कि विटीकल्चर। यार बताओ अंगूर की खेती को क्या कहते हैं हम लोग? सर विटीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं सर? विटीकल्चर कहते हैं, ठीक है सर। हमारा राइट आंसर डी फॉर डॉग। लेकिन सेरीकल्चर किसे? रेशम उत्पादन, ठीक है। रेशम की बात करूं, अगर रेशम वाले की बात करूं, रेशम उत्पादन की बात करूं मेरे भाई, तो ये सेरीकल्चर। एविकल्चर क्या है सर? पक्षी पालन को एविकल्चर कहते हैं। पक्षी पालन को हम लोग एविकल्चर कहते हैं। और जो मोरिकल्चर है इसी का भाग है, सेरीकल्चर का ही भाग है मोरिकल्चर। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा सर? डी फॉर डॉग, हमारा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक। सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है, क्योंकि
अब बताओ, अगर सर्दी पड़ रही है, सर्दी का मौसम आ चुका है, ठीक है, अगर बर्फ़ पे हम लोग नमक डाल देंगे तो नमक हमारा क्या, जो बर्फ़ होता है सर वो पिघलने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन आपके सामने है। बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को बढ़ाता है, या बर्फ के गहरे अंदर मौजूद पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है, ठीक है, या बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है, या ऊष्मा उत्पन्न करने वाले पानी के अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ाता है। आप जरा बताओ कि क्या करता है? अगर नमक किसी बर्फ पे, हम लोग ठंडी का मौसम है और नमक डाल दे रहे हैं, ठीक है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके हिमांक बिंदु पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मेरे भाई आप जी जान लेना कि ठंडी का मौसम आ रहा है, आप ट्राई भी कर सकते हो कि जब भी बर्फ़ पे, अगर आप बर्फ़ की सतह पे अगर आप नमक डालोगे तो पानी के हिमांक बिंदु जो होगा ना सर वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? कम हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा कौन सा है? सी फॉर कैट एकदम राइट आंसर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर बर्फ़ के सतह पे अगर हम नमक डालेंगे तो उसके जो पानी का बिंदु होता है ना, जो उसका बिंदु होता है, हिमांक बिंदु होता है ना, वो कम हो जाएगा और बर्फ़ क्या होने लगता है सर? पिघलने लगता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक है। चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है? देखो आप देखो, एग्जाम्स कोई भी हो, एग्जाम कोई भी हो, ठीक है, एग्जाम कोई भी हो, यार ध्यान रखना कि मुद्राओं से और राजधानियों से क्वेश्चन पूछेगा, एकदम श्योरिटी मान लो, पूछेगा तो जरूर पूछेगा, ठीक है। अब देखो चीनी मुद्रा को क्या कहते हैं? डॉलर कहते हैं कि रुपया कहते हैं कि पाउंड कहते हैं कि रेनमी कहते हैं, ठीक है, रेनमी कहते हैं, ठीक है। तो यार मेरे भाई चीनी मुद्रा को हम लोग, ये जो बड़ा गजब का नाम रखा गया है, जो ठीक से बोल भी नहीं पाते, ठीक है, यही रखा गया है, याद रखिएगा। रेमनमी कहा जाता है चीनी मुद्रा को, ठीक है। पाउंड कहाँ की और डॉलर कहाँ की तो उससे सभी जानते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक। अगले क्वेश्चन, कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के जिम्मेदार होता है? अभी देखो दीपावली का धमाका, दीपावली आ रही है एकदम, और लोग पटाखे बुलाएंगे, राकेट उड़ाएंगे, होता है एक छुरछुरिया वाला होती है, देखे होगे, ऐसे लेके बच्चे मार एकदम ऐसे करते रहते हैं, वो बड़े मज़ेदार होता है, हम भी करते रहते हैं, आप भी करिएगा, ज़्यादा प्रदूषण मत फैलाइएगा, ठीक है। वही छुरछुरिया ले लीजिएगा हाथ में, ऐसे मार खूब करिए, उसे खूब करिए, कोई दिक्कत नहीं, उससे ज़्यादा प्रदूषण होने वाली नहीं है। अगर बड़े बड़े लैला मजनू वाला बम बुलाएंगे, ठीक है, मुर्गा छाप बम बुलाएंगे, ठीक है, अजगर छाप बम बुलाएंगे, डायनासोर छाप बम बुलाएंगे, फिर छाप बम, यार ऐसी सी बम मत बुलाओ, किसी घर में चला जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगी दीपावली को, ठीक है। इसलिए आप बढ़िया छुरछुरिया लेके जाओ। तो यार क्वेश्चन पूछा कि आतिशबाजी, जब हम लोग पटाखा बुलाते हैं उसमें जो हरा हरा कलरवा होती है ना, वो हरा कलरवा किसके कारण आती है? यही पूछा है, ठीक है। तो यार बताओ, इंट्रांसियल कारण की, सोडियम नाइट्रेट की, बेरियम क्लोराइड की, कापर, बताओ किसके कारण आता है? बताओ भाई जल्दी बताओ, ठीक है, बताओ जल्दी से, जल्दी बताएं, ठीक। अब देखो आतिशबाजी में जो हमारा हरे रंग आता है, हरा रंग तो आता है सर बेरियम क्लोराइड कारण। किसके कारण सर? बेरियम क्लोराइड के कारण हमारा आतिशबाजी में हरे रंग आते हैं। दूसरी चीज इंट्रांसियल जो होता है सर, इंट्रांसियल या इंट्रांसियल की बात करूं मैं, इससे आतिशबाजी में जो रेड चिंगारियां होती है सर, इसी इंट्रांसियल की वजह से आती है। दूसरी चीज सर, जो सोडियम नाइट्रेट होता है ना सर, आतिशबाजी में जो पीला रंग आता है सर, पीला रंग इसी की वजह से होता है। जो पीली चिंगारी होती है, आप जब पटाखा को जलाओगे तो पहले उसमें से पीला निकलेगा, ठीक है, फिर उसका रेड होगा, फिर उसके बाद देखोगे तो हरा हो जाएगा, फिर उसके बाद देखोगे नीला हो जाएगा, बोलेगा धड़ाम, ठीक है। दूसरी चीज तो सोडियम नाइट्रेट होता है पीला रंग, और कापर की वजह से सर क्या होता है? नीला रंग, ठीक है, नीला रंग, याद रखिएगा, नीला रंग, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या बात है, समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं, हम लोग यात्रा करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखो इंसान, दुनिया शांति दिवस मना रहा है, लेकिन इंसानों का मन शांत नहीं है, दिमाग शांत नहीं है, लोग बेरोजगार होकर भी, देखो भाई बेरोजगारी तो है, आप जानते हो, लोग रोजगार ढूंढ रहे हैं। मैं कहता हूँ कि जीवन में भाई शिक्षा एक ऐसी है जो शिक्षा समय मांगती है, और समय जब दोगे शिक्षा पे आपको एक दिन सफल बनाएगा, ये मैं जानता हूँ कि सफल बनाएगा, ठीक है। इसलिए शिक्षा से जुड़ने वाले मेरे भाइयों, कभी शिक्षा का साथ छोड़ो मत, इसलिए शिक्षा भी आपकी कभी साथ छोड़ने वाला नहीं है, एक दिन आपको शांति देगा, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की बात कर रहा है, तो क्या 15 सितंबर, 21 सितंबर की, 2 सितंबर की, 28 सितंबर? जल्द बताएं, ठीक है।
तो यार मेरे भाई अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो मनाया जाता है ना, वो 21 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ समझो, अब हमारा राइट आंसर बी फॉर बनाना। दूसरी चीज, अब 15 सितंबर की बात है तो लोकतंत्र, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है सर? 15 सितंबर को। ठीक है, अब बात समझ लो 2 सितंबर की बात करूं सर तो नारियल दिवस मनाया जाता है। का? नारियल दिवस मनाया जाता है, याद रखना भाई मेरे, नारियल दिवस। ठीक है, 28 सितंबर की बात करूं सर तो रेबीज, ठीक है, रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 सितंबर की बात है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो राइट आंसर बी फॉर बनाना। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से किस महासागरीय जलधारा का संबंध अल नीनो से है? यार देखो, हमने अभी भी आपको ओशियन करंट पढ़ाया था और ओशियन करंट में हमने सब कुछ आपको बड़ा डिक्टो तरीके से बताने का कोशिश किया है। तो अगर आप मेरे भाई अगर पढ़े होगे ना तो यार आंसर तो मार चुके होगे। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ, इसलिए इतने पढ़ो, इतना पढ़ो भरे भाई कि अगला सुने तो काँप जाए कि यार पढ़ता है कब है यार, सोता कब है यार, खाता कब है यार, कितना पढ़ो। ठीक है, देखो आप सब सुनो कि ना, पहले क्वेश्चन फिर से पढ़ा जाए। निम्नलिखित में किस महासागरीय जलधारा का संबंध अल नीनो से है? तो क्या लेब्राडोर, बेंगुला, हम्बोल्ट या किरोसियो? जल बताएं। तो देखो भाई, अल नीनो की अगर बात आ जाए तो अल नीनो की बात आ जाए तो मार देना मेरे भाई हम्बोल्ट। क्या? हम्बोल्ट। हम्बोल्ट को कहा जाता है पेरू की धारा भी कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, और यह एक ठंडा धारा है। ठीक है, दूसरी बात, यह मेरे भाई ये प्रशांत महासागर की धारा है। कहाँ की धारा है? प्रशांत महासागर की धारा है। कोई दिक्कत? तो राइट आंसर वाला सी। दूसरी चीज, लेब्राडोर धारा ये सबसे ठंडी जलधारा है, पूरे विश्व का सबसे ठंडी जलधारा कहलाती है। ठीक है, और ये कहाँ है सर? ये अटलांटिक महासागर में है कि आर्कटिक? सर ये आती है तो आर्कटिक से, ठीक है, आती है आर्कटिक महासागर से, ठीक है, मिलती है अटलांटिक महासागर में। ठीक है, लेब्राडोर धारा और आकर जो कि आपका जो सबसे विश्व का सबसे गर्म जलधारा है, ठीक है, उससे आकर मिलती है। तो विश्व की सबसे जो गर्म स्टीम जलधारा है, ठीक है, उससे मिलती है तो वहाँ ग्रैंड बैंक का निर्माण होता है। न्यूफाउंडलैंड के पास मिलती है, यानी उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पे न्यूफाउंडलैंड के पास दोनों मिलती है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम धारा और लेब्राडोर, वहाँ ग्रैंड बैंक का निर्माण होता है, मछली का उत्पादन होता है और कोहरा इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ जलयानों को बड़ा पाबंद हो जाती है, बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो ये ठंडी धारा। बेंगुला की बात करूँ मैं भाई, अगर बेंगुला की बात करो तो ब्राज़ील से होते हुए आप आ जाओगे अफ्रीका वाले तट पे, यानी अफ्रीका के पश्चिमी तट पे, तो ये भी एक ठंडा जलधारा है। ठीक है, ये भी एक ठंडा जलधारा है। और ये कहाँ की जलधारा है सर? ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। किरोसियो को हम लोग सर क्या कहते हैं जानते हो सर? काली धारा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। दूसरी बात, ये एक गर्म जलधारा है। कैसी है? गर्म जलधारा है, याद रखिएगा। ठीक, दूसरी चीज समझो मेरे भाई, और ये गर्म, उसके बाद ये कहाँ है सर? ये भी एक प्रशांत महासागर की धारा है। ठीक है, कोई दिक्कत? तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? हम्बोल्ट या पेरू की धारा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की चलते हैं। ठीक, बायोगैस के मुख्य अवयव क्या कौन से हैं? आप देखो एक गर्भ की क्वेश्चन की, बायोगैस के मुख्य अवयव क्या है, यही आपसे पूछा है। तो ऑप्शन आपके सामने है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, या नाइट्रोजन, या तो ब्यूटेन, या तो इथेन या ब्यूटेन, या कार्बन डाइऑक्साइड। जल्द बताएं। तो देखो भाई, बायोगैस का मतलब समझते हो? इसे हम लोग जानते हो क्या? गोबर गैस कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं सर? गोबर गैस कहते हैं। गोबर को क्या होता है? गाय की जो गोबर होती है, उसे जो गीले गोबर होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? मशीन में डालते हैं, उसे लोग सड़ाते हैं। गलाने के बाद उसमें से क्या निकलती है सर? उसमें से मीथेन गैस निकलती है। क्या? मीथेन गैस निकलती है, और उससे बनता है सर भोजन। क्या बनता है सर? भोजन। कुछ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चाय भी, नाश्ता, पास्ता, कुछ भी, मैक्रोनी, आपका चाउमीन, कुछ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और पूरी सब्जी बना सकते हो। ठीक है, चलो। तो यार इसमें क्या होती है? आप जब देखो, पहली बात तो जितने भी गंदे पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा ही सर, कोई दिक्कत नहीं। मीथेन तो ऑलरेडी है सर, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए फॉर एप्पल हमारा एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब डेंजरस गैस होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित नृत्यों में से एक एकल नृत्य है। देखो भाई, एकल नृत्य पूछा है कि नृत्य दिया है कि निम्नलिखित नृत्यों में से एकल नृत्य होता है। जल्द बताएं कि एकल नृत्य का मतलब कहाँ पे, किस आपके नृत्य में दिया गया है। ऑप्शन कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ओडिसी या मोहिनीअट्टम। जल्द बताएं एकल नृत्य कौन सा है?
तो देखो भाई, आपका मोहिनीअट्टम जो कि एकल नृत्य के अंदर आती है और ये तमिलनाडु का नृत्य है। कहाँ की? तमिलनाडु का आपका ये नृत्य है, ठीक है। दूसरी बात, कुचिपुड़ी आपका कहाँ है सर? कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का आपका क्या है? ये नृत्य है। भरतनाट्यम भी आपका कहाँ का है सर? ये तमिलनाडु का डांस है। यहाँ पे उड़ीसी आपका उड़ीसा का जो कि नृत्य है सर। कोई दिक्कत नहीं। तो राइट आंसर हमारा डी फॉर डॉग। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक का सूचक है? यार गजब का क्वेश्चन है, वायु प्रदूषक सूचक क्या है, ठीक है। ऑप्शन साइकस, अलगी, बायोफाइट्स या लाइकेन। जब बताएं तो प्रदूषक का सूचक क्या है सर? लाइकेन है। क्या है आपका? लाइकेन है। आप जानते हो जो टंकियों में जो काई लग जाते हैं, ठीक है, नीले हरे जो भी पीले जो भी काई लग जाते हैं, तो उससे होता है प्रदूषण, होता है कि नहीं, ठीक है। तो ये यार वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा ये लोग करते हैं। याद रखना कि लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक माना जाता है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? आप देखो, दर्रा पढ़ने वाले आ गया होगा आपका आंसर। देखो पहला आप को गंगा दर्रा कि लीपू लेक दर्रा कि खारदोंग दर्रा कि ललकना दर्रा, जल्दी बताओ कि दर्रे कहाँ के हैं, ठीक है। उत्तराखंड की दर्रा। तो यह बताओ भाई, लीपू लेक, माना, नीति दर्रा, ये सब कहाँ के हैं? ये सब उत्तराखंड के दर्रे हैं। लीपू लेक, माना, नीति दर्रा, ये सब कहाँ के हैं? थांगरा, ये सब आपके चांगला, ये सब उत्तराखंड के दर्रे हैं। जिससे हम लोग कहाँ जाते हैं सर? मानसरोवर यात्रा करने, कैलाश पर्वत तक चले जाते हैं, बाबा धाम तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो कोगंका दर्रा कहाँ की है सर? एक लद्दाख का दर्रा है, ठीक है, याद रखना एक लद्दाख का दर्रा है। ए भी सर, ए भी जान रखना, ए भी लद्दाख की दर्रा है और ललकना भी आपका लद्दाख का ही दर्रा है, ठीक है। तो ये तीनों लद्दाख का है और ये उत्तराखंड का है। ये कहाँ का है? उत्तराखंड का। तो बीफा बनाना हमारा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया था? कौन ऐसा देश है जो प्रथम तैरता हुआ परमाणु बनाया था? ऑप्शन आपके सामने है, भारत, चीन, अमेरिका या रूस। देखो इसमें से गजब चारों देश अपने आप में एकदम जो कि पावरफुल है। जो चारों देश है एकदम पावरफुल देश हैं, ठीक है। देखो भाई, तैरता हुआ मतलब प्रथम तैरता हुआ परमाणु मतलब समझते हो, एक जहाज के रूप में था। कैसा रूप में था सर? एक जहाज के रूप में था, ठीक है। और जहाज के रूप में बनाने वाला प्रथम परमाणु जो है कि तैरता हुआ रूस बनाया था। किसने बनाया था सर? रूस बनाया था, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, माइकोटॉक्सिन उत्पादन होता है। देखो दुनिया से जहरीला चीज होता है टॉक्सिन, जहर होता है ना टॉक्सिन, जी पे छुओ मर जाओ, जी पे छुआओ मर जाओ, टॉक्सिन। तो माइकोटॉक्सिन की बात है कि माइकोटॉक्सिन उत्पादन होते हैं बैक्टीरिया से कि कवक से कि शैवाल से कि प्रोटोजन से, ठीक है। तो जो माइकोटॉक्सिन होता है ना सर, ये मानव और उसके बाद जानवरों के लिए, ठीक है, जानवरों के लिए ये बड़ा ही जहरीली चीज़ है, बहुत ही डेंजरस चीज़ है, ठीक है। तो माइकोटॉक्सिन उत्पन्न होती है सर कवक से। किससे होती है सर? कवक से, याद रखिएगा, ठीक है। माइकोटॉक्सिन उत्पादन किससे होती है? कवक से। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, तुषार वेटलैंड्स या आर्द्रभूमि भारत किस क्षेत्र में है? भैया तुषार वेटलैंड्स आर्द्रभूमि किस भारत किस राज्य में है, किस क्षेत्र में पूछा है? तो मणिपुर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम। जब बताएं तो यार देखो तुषार वेटलैंड्स की बात, अगर आर्द्र भूमि की बात करूं तो यहाँ सब तो रहते ही कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लद्दाख हमारा राइट आंसर है, ठीक है, लद्दाख हमारा राइट आंसर होगा। तो आर्द्र भूमि जो आपका तुषार है, जो आपका क्या आर्द्र भूमि वो लद्दाख में स्थित है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? यार देखो बैक्टीरिया के कारण होने वाला, छोटे बच्चों को बचा के रखो, ठीक है, ठंडी आ चुकी है। तो देखो इन्फ्लुएंजा होता है कि निमोनिया की चेचक की जुकाम? चलो बैक्टीरिया के कारण क्या होता है सर? निमोनिया होता है, ठीक है। ये देखो निमोनिया, और निमोनिया किसको प्रभावित करती है सर? ये फेफड़े को करती है। किसको करती है सर? फेफड़ों को ये प्रभावित करती है, ठीक है। इससे हमारी सांसें रुकने लगती है, अंदर ज्वालाएँ बन जाती है और इन बच्चों की मौत हो जाती है। निमोनिया डबल निमोनिया भी कहा जाता है। निमोनिया तो होता है लेकिन डबल निमोनिया हो जाता है, जिससे बच्चों को भाप, गर्म भाप देकर बच्चों को सही किया जाता है, ठीक है। कुछ बच्चे मिस्टेक से उनका डेथ हो जाता है, ध्यान रखिए, इस पर विशेष ध्यान रखिएगा आप। अगर मैं बताऊँ इन्फ्लुएंजा
चेचक और जुकाम की मैं बताऊं, ये तीनों के तीनों विषाणु जनक हैं। कैसे हैं? ये तीनों के तीनों जो रोग हैं ये विषाणु जनक रोग हैं। ठीक है, ये विषाणु जनक रोग हैं, याद रखना। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी के तहत सामानों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का उपयोग किया जाता है? जल्दी बताएं भाई, जल्दी बताएं। देखो भाई, जो जीएसटी के अंतर्गत जितने भी वस्तु हैं, सभी वस्तु 1 रुपया खरीदो या 50 पैसे का, चाहे 1000 का, जीएसटी हर पे लगाया गया है, कोई चीज़ छूटा नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कि पेन, पेंसिल, रबड़ पे, रेजर पे लगा दिया, कॉपी बुक सब पे लगा दिया गया। ठीक है, तो पूछा किसका उपयोग किया जाता है, तो मेरे भाई ऑप्शन है एचएसएन कोड का, कि सैक का, कि जीएसटी का, कि पैक कोड का। तो मेरे भाई याद रखना कि ये कि जो कोड होता है एचएन होता है। ठीक है, हाइड्रोसिन, याद रखना हाइड्रोजीनोड। ठीक है, हाइड्रोजीनोड की बात करूं, हाइड्रोजीनोड। ठीक है, हाइड्रोजीनोड सिस्टम। ठीक है, सिस्टम ऑफ न्यूमेसेन कल्चर। ठीक है, याद रखना हाइड्रोजोनेट सिस्टम ऑफ न्यूमेसेन कल्चर, इसका फुल फॉर्म है। और जब इस पे कोड जो अंकित होता है, कभी 2 का होगा, कभी 4 का होगा, कभी 6 का होगा, कभी 8 का होगा और कभी 10। एक कोड दर्शाए जाते हैं वस्तुओं पे। ठीक है, एक कोड है, इनके साथ दर्शाया जाता है, याद रखना। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ठीक है, पाश्चुरीकरण की प्रणाली पाश्चुरीकरण की प्रणाली के तहत किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है? यार गजब की क्वेश्चन है। पहले सुनो कि जो पाश्चुरीकरण होती है सर 59 डिग्री सेल्सियस पे होती है, याद रखना दूध का। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग दूध की पाश्चुरीकरण करते हैं यानी टेम्परेचर देते हैं, तो उसमें जो विषाणु होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। उसमें क्या होते हैं, और जितना जल्दी हम लोग गर्म करते हैं उतना जल्दी से ठंडा करना पड़ता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ऑप्शन सामने आपके 94 डिग्री सेल्सियस की 72 की 68 की 65 डिग्री सेल्सियस। बताएं कि 30 मिनट तक गर्म किया जाएगा और तुरंत ठंडा कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए कि जीवाणु उसमें जो भी उसमें बैक्टीरिया हो खत्म हो जाते हैं और वो जो दूध होता है वो शुद्ध हो जाता है। ठीक है, याद रखना। तो 30 मिनट वाला अगर मैं बात करूं, देखो 59 डिग्री सेल्सियस पे बात करता हूं, पाश्चुरीकरण किया जाता है। उसके बाद मेरे भाई 30 डिग्री पर भी से टेम्परेचर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई 30 मिनट वाला आपको 72 डिग्री सेल्सियस तापमान पे आपको रखना होगा। ठीक है, राइट आंसर 72 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत नहीं ना। ये हमारा 35 क्वेश्चन, हर 35 क्वेश्चन आयुर्वेद सीरीज में चलेगा और हर 35 क्वेश्चन आपको हिला देने वाली क्वेश्चन होगी, दिमाग को झकझोर देने वाली क्वेश्चन होगी। अब लगेगा कि पेपर में यही छपेगा, यहीं से छपेगा। ठीक, तो बस मेरे दोस्त ऐसे ही मेरे साथ लगे रहिए। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।